माँ की सब्जियाँ। ईशा तू खाना बनाना सीख ले बेटा, वरना शादी के बाद क्या होगा तेरा। मम्मी तुम ना टेंशन मत लो, पैसा हो तो सब हो जाता है, जो कि मुझे कमाना आता है। तुझे तो कहना ही बेकार है, मेरी मती मरी जाती है जो मैं तुझसे कहने आती हूँ। ठीक है, मुझे क्या, जब ससुराल में भर भर के ताने मिलेंगे सुनने ना तो खुद समझ जाएगी। जस्ट चिल मम्मी, मैं देख लूंगी। संध्या अपने माथे पर हाथ रख लेती है और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज संध्या सोचती है, ईशा के कहने से क्या होगा, वो तो कुछ भी बोल देती है, लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ। मुझे ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो मेरी बेटी के नखरे उठा सके। संध्या कुछ कर, तुझे ही कुछ करना होगा। और संध्या की नजर एक रोज सामने रहने वाले लड़के सनी पर पड़ती है। ये लड़का मेरी बेटी को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ईशा को भी खाने की टेंशन नहीं होगी। मैं अपनी बालकनी से सीधा सनी के घर की रसोई में खाना पकड़ा सकती हूँ। मेरी ईशा के लिए सब आसान हो जाएगा। आज ही रागिनी जी से इस रिश्ते की बात छेड़ती हूँ। इधर रागिनी, जो कि सनी के लिए एक लड़की ढूंढने में लगी थी, उसकी नजर ईशा पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, इतनी सुंदर लड़की घर के बगल में है और मैं इधर उधर देख रही हूँ। मैं बिना पूरी पागल हूँ। रागिनी उसी वक्त संध्या को कॉल करके कहती है, संध्या जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अपने बेटे सनी और आपकी बेटी ईशा के रिश्ते को लेकर। बहन जी आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं आपका इंतजार करूंगी। संध्या खुशी से नाचने लगती है। ईशा ईशा जल्दी से कोई अच्छा सा सूट निकाल ले बेटा, शाम में रागिनी जी आने वाली है। वक्त से तैयार हो जाना बेटा, सामने से चल के रिश्ता आया है। मैं जा रही हूँ रसोई में बनाने के लिए पकवान, तू घर का थोड़ा हुलिया ठीक कर दे। मम्मी इतना हड़बड़ाओ मत, आराम से। मैं अपना दिवाली वाला सूट पहन लूंगी जो सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है बेटा। संध्या रसोई में लग जाती है और अलग अलग तरीके के 10 पकवान बनाती है। कैसे भी करके ये रिश्ता आज पक्का करना है मुझे। शाम होती ही रागिनी अपने बेटे सनी और कुछ लोगों के साथ संध्या के घर आती है। इधर संध्या भी पूरी तैयारी के साथ रागिनी का स्वागत करती है। इतने दिनों से हम पड़ोसी हैं, लेकिन आज जाकर आप मेरे घर आई हैं। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा, जल्द ही हम समधन जो बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ईशा चाय नाश्ता लेकर आओ बेटा। ईशा चाय नाश्ता लेकर आती है और रागिनी के साथ सबको देती है। रागिनी ईशा को देखती ही रह जाती है। सभी नाश्ता कर लेते हैं, तब रागिनी कहती है, ढोकले तो बहुत टेस्टी बने हैं और कचौड़ियाँ भी। ऐसे तो सब कुछ अच्छा बना है, लेकिन पिज्ज़ा मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि पिज्ज़ा मेरा फेवरेट है। ये सब ना मेरी बेटी ने ही बनाया है, मेरी ईशा हर काम में माहिर है। अब दोनों को आपस में बात करने का वक्त दे दे ताकि ये रिश्ता पक्का हो सके जल्द से जल्द। ईशा और सनी आपस में बातें करते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। विदाई के वक्त संध्या ईशा को कहती है, बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो झट से अपनी माँ को याद कर लेना। सुन, मैंने ना सब्जियाँ काट के रख दी है तेरे बैग में, तू मौका देख कर निकाल लेना और पहली रसोई में उसी से खाना बना देना। ठीक है मम्मी, पहले मुझे जाने तो दे ताकि वहाँ का माहौल देख सकूं, फिर तुम तो हो ही। ईशा को विदाई देकर संध्या सोच में पड़ जाती है कि अब ईशा क्या और कैसे करेगी। ईशा चली जाती है अपने ससुराल और अगले दिन सुबह सुबह रागिनी ईशा से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो आज तू खाना बना लेना। जी मम्मी जी। ईशा रागिनी को हाँ तो कह देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए। अब मम्मी ने सब्जियां तो दी थी, वो सब्जी ले आती हूँ। ईशा छुपाकर अपने कमरे से सब्जी लेकर आती है और संध्या को फोन करती है, मम्मी इस सब्जियों से क्या बनाऊं? खाली सब्जी से नाश्ता थोड़ी ना बनेगा। अरे बेवकूफ़, इन सब्जियों को छौंका लगाकर कुकर में सीटी लगा दे, तब तक मैं आलू दम और गरम कचौड़ियाँ बनाकर तुझे पकड़ा देती हूँ। मम्मी पहली रसोई में कुछ मीठा भी बनाना होता है, तो वो भी बना देना। अरे मुझे मत सिखा, सब पता है मुझे। जितनी देर में ईशा कुकर में सीटी लगाती है, उतनी देर में संध्या खीर, कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है और अपनी बालकनी से इशारा करके ईशा को उसकी रसोई की खिड़की में पकड़ा देती है।
अपनी माँ के हाथों का खाना देखकर ईशा कहती है, मम्मी के खानों में क्या खुशबू आ रही है। मेरी सब्जी तो एकदम बेकार लग रही है इसके सामने, फेंक देती हूँ ये। ईशा अपनी बनाई हुई सब्जी फेंक देती है और संध्या के बनाए हुए खाने टेबल पर सजाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। नाश्ता तैयार है, सब टेबल पर आ जाओ। सब खाने की मेज पर आ जाते हैं। खाने की खुशबू से घर महक उठता है। बहू, खाने की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जी पापा जी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप लोग खाना शुरू कीजिए ना। बहू, खाना तो सच में बहुत स्वाद बना है। नेक तो तुझे अच्छा खासा मिलना चाहिए। रागिनी और विमल ईशा को सोने का हार उपहार में देते हैं। ईशा सारी बातें संध्या को बताती है। अरे बेशरम, तूने सब्जी फेंकी क्यों? इतनी महंगी है सब्जियां, मैं उसे ही ठीक करके तुझे भेज देती। तेरी सास ससुर मुंह मोड़ मोड़ कर वही खा लेते, उन्हें कुछ थोड़ी ना पता चलता। तू मुझसे पूछ नहीं सकती थी क्या? है? कल से रख दूंगी, दोपहर के खाने का काम तो हो जाएगा, क्योंकि खाना पड़ा है। रात में मम्मी कुछ बना देना। नहीं नहीं, आज ना बाहर चली जाऊंगी मैं। रात को ईशा अपने परिवार के साथ खाने के लिए बाहर चली जाती है। अब रोज संध्या खाना बनाकर ईशा को देती और ईशा वही खाना अपने ससुराल वालों को खिला देती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रागिनी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अचानक शाम को ईशा से कहती है, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मेरे लिए गर्मा गर्म उपमा बना दे। उपमा का नाम सुनकर ईशा की सांसें एक बार के लिए तो रुक जाती है। वो लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, जी मम्मी जी, बना देती हूँ। ईशा रागिनी को बोलकर रसोई में आ जाती है और अपने हाथों को रगड़ते हुए कहती है, मम्मी तो बाजार गई है, अब क्या करूँ, कैसे बनेगी उपमा? बाजार से ऑर्डर करूँगी तो मम्मी जी को समझ में आ जाएगा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूँ क्या करूँ। इतने में ही संध्या का कॉल ईशा को आता है। फोन करते ही संध्या कहती है, ईशा, तेरे लिए पानी पूरी ले आऊं क्या? तुझे शौक रहता है ना पानी पूरी का। ईशा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती। अरे चुप क्यों है बेटा, कुछ तो बोल, कोई बात है तो बता मुझे। अब ईशा सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे पागल, इतनी सी बात, मैं बस घर आ ही रही हूँ, 5 मिनट में उपमा बनता है। सूजी तो मैंने पहले से सेक कर रखी है, आ ही रही हूँ घर बेटा। संध्या उसी वक्त अपने घर आती है और तुरंत उपमा बनाकर ईशा को खिड़की के रास्ते दे देती है। ईशा रागिनी को देती है। बहुत देर हो गई बेटा उपमा बनाने में। मम्मी जी, सनी का फोन आ गया था ना, तो दिमाग से उतर गया, अब खाकर सो जाओ। ठीक है बहू, वैसे ना अब रात को मैं कुछ नहीं खाऊंगी। रागिनी को खिलाकर ईशा की जान में जान आती है। मेरा घर बसाने के लिए मम्मी कितनी मेहनत करती है। आज एक काम करती हूँ, रात को बाजार से ही ऑर्डर कर देती हूँ, पापा जी और सनी वैसे भी माथा नहीं लगाते हैं। ईशा संध्या को कॉल करके कहती है, मम्मी आज रात में तुम्हारी छुट्टी, मैं बाजार से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तुम अपना खाना मत बनाना। अरे 2 मिनट में खाना बना लेती हूँ मैं बेटा, बेटी के घर का मैं नहीं खा सकती, तू अपने पति और ससुर का ही मंगवा ले। क्या मम्मी, ये कोई बात हुई? अरे बेटा, मैं नहीं खा सकती मेरा बच्चा। संध्या बाजार से खाना मंगवाकर अपने ससुर और सनी को खिला देती है। अगली सुबह ईशा को पता चलता है कि उसकी बुआ सास आ रही है। बुआ सास का नाम सुनते ही ईशा के तो तोते उड़ जाते हैं और उसी वक्त वो संध्या को फोन करके कहती है, मम्मी अब क्या करें, अब तो हम पकड़े जाएंगे, मेरी बुआ सास आ रही हैं, वो तो मेरी सास से भी ज्यादा खतरनाक है और वो तो नजर भी रखती है रसोई में पूरा। तू डरती बहुत है बेटा, कुछ नहीं पकड़े जाएंगे हम लोग। कौन सा तेरी बुआ सास रसोई में बैठी रहेगी, तू इतना टेंशन ना ले, जो जैसा चल रहा है चलने दे, ज़्यादा हड़बड़ाने से ज़रूर किसी को कुछ पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी। रागिनी की ननद रज्जो आती है। ईशा उसके आते ही उसकी सेवा में लग जाती है। बहू तो बहुत सुंदर है, तेरी शादी में नहीं आ पाई थी तो अभी तुझसे सेवा करवाने चली आई। अच्छा किया बुआ जी आपने। रागिनी ईशा से कहती है, दीदी बहुत कम आती है तो इनके आओ भगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। इधर संध्या अपने हिसाब से अच्छा खाना बनाती है ताकि ईशा के ससुराल में उसकी इज्जत बनी रहे। संध्या रोज की तरह खाना बनाकर ईशा को देती है। ईशा सबको खाना परोसती है। खाना खाकर रज्जो बड़ी खुश हो जाती है।
मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बहू इतना अच्छा खाना बनाती होगी, वो भी इतनी जल्दी। ऐसा क्यों कह रही है दीदी? बहू के हाथ ऐसे तो बहुत धीरे चलते हैं सब काम में, तो खाना इतनी जल्दी कैसे बना लेती है? वो मेरी मम्मी हमेशा मुझसे खाना बनवाती थी ना। रज्जू कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने मन में सोचती है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहू इतना अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। नज़र रखनी पड़ेगी, पता तो चले कि आखिर राज क्या है। रज्जू ईशा पर अपनी पूरी नज़र रखती है और एक दिन वो संध्या को बालकनी से ईशा को रसोई में खाना देते हुए देख लेती है और उसी वक्त जाकर रागिनी के कान भरती है। भाभी, तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ के पीछे क्या हो रहा है? बहू अपने मायके से खाना मंगवा कर खिलाती है हमें। तभी मैं सोचूं बहू में तो इतनी फुर्ती है नहीं जो इतनी जल्दी खाना बना दे। अरे दीदी, मुझे तो पहले से ही पता था कि बहू के मायके से खाना आता है। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी, मैंने बहू को सुंदर देखकर पसंद किया था और उसकी माँ ने सोचा कि मैंने उसके खाने से उसकी बेटी को पसंद किया। इसमें भी तो मेरा ही फायदा है। एक तो खाना अच्छा खाने को मिलता है, ऊपर से अपने घर का राशन बच जाता है। वाह भाभी वाह, मैं तो तुम्हें सीधा समझ रही थी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। दोनों ननद भाभी हंसने लगती हैं और कहती हैं, खाने का खाना और बचत का बचत भाई साहब। खाने का खाना और बचत का बचत भाई साहब। एक गांव में विशाल अपने माँ बाप और छोटी बहन पिंकी के साथ रहता था। विशाल की पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए वो काम करने के लिए शहर जाना चाहता है। एक रात जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तब वो अपने माँ बाप से कहता है, बाबूजी, मैं शहर जाकर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। अरे पर बेटा, उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ माँ, मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे कहा है कि वो मुझे रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे दे देगा और जैसे ही मैं कमाने लगूंगा मैं धीरे धीरे उसके पैसे उसे वापस कर दूंगा। अच्छा बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अगले ही दिन विशाल शहर चला जाता है। शहर जाकर विशाल अपने दोस्त के घर जाता है। रमन, मैं आ गया। अरे भाई, बढ़िया किया, अब आया है तो 2-4 दिन रह कर ही जाइयो। अरे दोस्त, मैं तो तेरे साथ रहने आया हूँ। तूने मुझे रेस्टोरेंट खोलने के लिए कहा था ना? रेस्टोरेंट? अरे यार, वो तो बहुत पहले की बात थी। देख, फिलहाल तो मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं तो खुद अब किराए के घर में रहता हूँ। विशाल बहुत उदास हो जाता है। वो शहर से वापस भी नहीं जाना चाहता क्योंकि अपने माँ बाप की बस वही तो एक उम्मीद होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगता है। वहाँ पूरी लगन से वो काम करता है। फिर एक दिन एक प्रीति नाम की लड़की उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। उसके कपड़े बहुत ही साधारण से होते हैं। उसे भूख लगी होती है और आते ही वेटर को आवाज देती है, वेटर, वेटर। जी मैम, बताइए आपको क्या ऑर्डर करना है? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए एक नान और शाही पनीर ले आओ, साथ में लस्सी भी लाना और गुलाब जामुन भी। विशाल फटाफट उसके लिए खाना लेकर आता है। लड़की जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। फिर जब विशाल बिल लेकर आता है तो लड़की देखती है कि उसके बैग से उसका पर्स गायब है। वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो पैसे अपने बैग में ही रखे थे, कहाँ गए? मैम जल्दी कीजिए, मुझे बाकी लोगों का ऑर्डर भी लेना है। वो मेरे पास पैसे नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? पैसे नहीं है तो इतना खाना क्यों खाया? मेरे पास पैसे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। लगता है मेरा पर्स चोरी हो गया है और मेरा फोन भी गायब है, जो मैं किसी को फोन करके पैसे मंगवा सकूं। तभी वहाँ मैनेजर आता है। क्या बात है, क्या हुआ? अब सर, इन मैडम का पर्स चोरी हो गया है। कोई चोरी वोरी नहीं हुआ, ऐसे भूखे नंगे लोग बहुत आते हैं यहाँ। पैसे तो होते नहीं और सोचते हैं कि भोली भाली शक्ल देखकर कोई भी फ्री में खाना खिला देगा और बेवकूफ बन जाएगा। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है कितनी अच्छी लड़की हो। चलो खड़ी हो और अंदर जाकर बर्तन साफ करो। लड़की बहुत रोती है और रोते रोते अंदर बर्तन धोने चली जाती है। विशाल उसे बर्तन धोते देखता है तो ये सब देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुनिए मैम, आपका बिल मैं अपनी सैलरी से कटवा दूंगा। आप प्लीज ऐसा काम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी।
कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बस आप घर पर जाइए। लड़की वहां से चली जाती है और अगले दिन फिर कॉफी पीने आती है और विशाल के पैसे उसे वापस कर देती है। विशाल उसे इतना अच्छा लगता है कि बस विशाल से मिलने के लिए वो लड़की रोज उस रेस्टोरेंट में चाय या कॉफी पीने आती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। लड़की को विशाल की ईमानदारी और सादगी इतनी अच्छी लगती है कि वो उसे पसंद करने लगती है। एक दिन फिर दोनों बाहर मिलते हैं। प्रीति, तुम कहाँ रहती हो और क्या करती हो? मैं तो यहीं पास की कॉलोनी में ही रहती हूँ। अच्छा, मैं भी यहाँ किराए पर रहता हूँ। गांव से यहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलने आया था, पर बस अब वो सब तो सपना ही रह गया। सपना क्यों? खोल लो ना रेस्टोरेंट, कितना मजा आएगा। फिर तो मैं रोज तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आकर खाना खाऊंगी। जरूर, कल ही खोलता हूँ मैडम के लिए रेस्टोरेंट, ठीक है? अरे हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम बात ही ऐसी कर रही हो। जितना मैं कमाता हूँ उसमें अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है, और घर भी तो भेजना होता है। रेस्टोरेंट तो बस सपना ही रह जाएगा। खैर, ये सब बातें छोड़ो, चलो मैं तुम्हें यहाँ की मस्त कुल्फी खिलाता हूँ। ठीक है। फिर दोनों साथ में कुल्फी खाते हैं और पूरा दिन साथ में घूमते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि रोज बाहर मिलने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब दोनों मिलकर अपने अपने घर जा रहे होते हैं और प्रीति रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक गाड़ी तेजी से आती है और प्रीति को बचाने के चक्कर में गाड़ी विशाल से टकरा जाती है। विशाल जोर से चिल्लाता है, प्रीति! विशाल रोड पर खून से लथपथ पड़ा होता है। प्रीति विशाल को देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वो जैसे तैसे विशाल को हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल में विशाल की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। 2 दिन बाद विशाल को होश आता है तो उसके सामने प्रीति खड़ी होती है। तुम ठीक तो हो ना विशाल? हाँ प्रीति। प्रीति विशाल को घर ले जाती है। विशाल प्रीति से पूछता है कि इतने महंगे हॉस्पिटल का खर्चा किसने उठाया, पर प्रीति कोई जवाब नहीं देती। वो बात को घुमा देती है। विशाल सोचता रहता है पर फिर इस बात को भूल जाता है। विशाल को डॉक्टर 1 महीने तक रेस्ट करने के लिए कहते हैं। विशाल परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी नौकरी की चिंता होती है। वो घर पर बिल्कुल रुक नहीं पाता और 2 दिन बाद ही काम पर वापस चला जाता है। विशाल के शरीर में बहुत कमजोरी होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा होता। फिर उसे एक टेबल पर ऑर्डर किया हुआ खाना पहुंचाना होता है। वो जैसे तैसे करके अपने दोनों हाथों में खाने की प्लेट लेकर टेबल तक पहुंचता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके हाथ से खाने की प्लेट टेबल पर बैठे आदमी पर गिर जाती है। उसी वक्त प्रीति भी उस रेस्टोरेंट पे कदम रखती है और वो ये सब देख लेती है। ये क्या किया तूने? अंधा है क्या? मेरा इतना महंगा सूट बर्बाद कर दिया। जी सर, मुझसे गलती हो गई। मैनेजर, मैनेजर, ये किसको रखा हुआ है तुमने? इस आदमी को अभी धक्के मारकर निकालो यहाँ से। ए, चल निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइयो, समझा? प्रीति को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो वहां आती है और अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रख देती है। ये लो अपने सूट के पैसे, और खबरदार जो तुमने विशाल से ऐसी बात की। तुम्हें दिखाई नहीं देता वो किस हालत में काम कर रहा है? बस इसलिए कि उसे अपने घर पैसे भेजने हैं। किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए। प्रीति, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब छोड़ो, तुम चलो यहाँ से। तभी वहाँ होटल का मालिक आता है। प्रीति बेटा, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? कुछ नहीं पापा। पापा? पापा? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी हूँ। मैं ये बात उस दिन भी बता सकती थी जब मेरा पर्स खो गया था, पर जब मैंने उस दिन तुम्हारा बर्ताव देखा और पापा को किसी से ये पता चला कि तुम रेस्टोरेंट की कमाई से पैसे खा रहे हो, तो मैंने रोज यहाँ आकर खुद तुम पर नजर रखने का सोचा। ये सब जानकर विशाल हैरान हो जाता है कि प्रीति इतनी अमीर लड़की होने के बाद भी उसके साथ इतनी सादगी से रही। विशाल के मन में प्रीति के लिए प्यार और बढ़ गया। अच्छा, तो ये है विशाल? जी पापा, यही है वो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये गरीब है पर इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। पर पापा, आपका ये मैनेजर बहुत ही घटिया इंसान है और रेस्टोरेंट की आधी कमाई ये खा रहा है। प्रीति के पापा उस मैनेजर को
उसी वक्त नौकरी से निकाल देते हैं और विशाल को वो रेस्टोरेंट सौंप देते हैं। प्रीति और विशाल की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।